ऑडियो चेक कीजिए। चारू ऑडियो चेक कीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ठीक है। सो ये था अपना पुराना ट्रेडिशनल ओल्डर तरीका। तो चलिए देखते हैं क्लोजिंग के बारे में। यहाँ पर आएंगे, सो लिखेंगे क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इन HTML it is optional to close empty elements. Oh my god, आजकल चलिए। अगर हम लोग HTML5 में काम करें तो आपको टैग क्लोज करना है या नहीं करना है, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। चॉइस है आपका, रिकमेंडेड नहीं है कि करना ही करना है। ठीक है। जो पुराने अगर हम लोग प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो जैसे आप देखोगे बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता है, इस तरह से मेटा जो टैग होते हैं, जो लिंक टैग होता है, उसको क्लोज कर लेते हैं। बट अगर आप खुला छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जरा एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। डेमो के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल अवेलेबल है। अब आप यहाँ देखोगे टैग क्लोज होने, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कहाँ चलते हैं, W3C के पास। याद है ना वैलिडेटर। और इस वैलिडेटर में आके आप अपने कोड को वैलिडेट कराइए, वैलिडेट वाया डायरेक्ट इनपुट। कोड को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और परफॉर्म करेंगे चेक और देखते हैं क्या इसमें कोई एरर, दिक्कत, परेशानी है किस तरह की, तो पता चल जाएगा आपको। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, ट्रेलिंग स्लैश ऑन अवॉइड एलिमेंट। ठीक है। हैज़ नो इफेक्ट एंड इंटरेक्ट्स बार्डली विद अनकोटेड एट्रीब्यूट्स वैल्यू। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट है, एरर तो देखो कुछ नहीं है, बट वो ये कह रहा है कि भाई इसकी अब ज़रूरत नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई वार्निंग तो बनी नहीं इसके अंदर। बट वो मुझे कह रहा है इसको अगर हटा दें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात है नहीं। तो चलो जरा ट्राई करके देखते हैं कौन सी लाइन में से हटाते हैं इसको। जैसे सबसे पहले आप देखो मेटा कैरेक्टर सेट, क्या हटाने से कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता है, क्या मैं कोई एरर वगैरह अपना ऑल्टर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये ट्राई करेंगे। क्लिक ऑन चेक। चाहे सुबह पी थी, तो आप देखो यहाँ से ऑल्टर हो गया हमारा। इसी तरह से अगर आप दूसरा देखोगे, यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ या इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ एंड अगेन चेक परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या लिखा रहा है। यानी कि अब अपने पेज में किसी भी तरह का कोई एरर वगैरह नहीं है। लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और हटा दोगे तो बढ़िया ही है, क्योंकि HTML5 को लिखा ही इसलिए गया है ताकि आपके जो पेन पॉइंट्स पहले के थे वो कम से कम हो। अब अगर मैं इसको HTML4 में चेक करूँगा ना, तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड था। HTML4 में भी नहीं है, XHTML4। ठीक है, उसमें आपको ज़रूरत आती थी इसकी। तो जब बूटस्ट्रैप लिखा गया ना, तो गेट बूटस्ट्रैप अगर हम लोग आते हैं और यहाँ से अगर हम लोग डॉक्स में आते हैं, तो आप देखोगे क्या मेटा के अंदर कहीं कुछ लगाया गया क्लोजिंग के लिए, नहीं लिखा गया ना, कुछ नहीं है। देखो अब जरा इस कोड को एक बार हम लोग वैलिडेट करा के देखते हैं क्या इसमें कोई एरर, दिक्कत, परेशानी किसी तरह की। ऊपर जाइए, पेस्ट कीजिए, चेक परफॉर्म करेंगे, एकदम क्लियर। चलो जरा जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ चेक करके देखते हैं क्या कोई दिक्कत, परेशानी है इसमें। ठीक है, एकदम पास। तो ऐसा आना चाहिए। तो जैसे हमने शायद अमेज़ॉन चेक किया था तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एरर्स दिखाई देता था मैं उसके अंदर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही बंदा काम नहीं कर रहा है, एक पुराने ज़माने का, एक नए ज़माने का है, उसको अपनी पुरानी प्रैक्टिस पता है, उसको अपनी नहीं पता। जनरली वेब डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, वो उस पर आउटपुट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आउटपुट आ गया ठीक है, बात करें। अब
ये जो काम होता है कि टेक्निकल एसईओ पर्सन का होता है, चेक करना सारी चीज़ें ना। वैसे तो एक वेब डिज़ाइनर को भी सारी चीज़ें चेक करना चाहिए कि भाई सारी चीज़ आपकी तरीके से काम करेगी नहीं, क्योंकि जितना ये क्लीन होगा उतना आपके रैंक करने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और जितने यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, एरर तो होना ही नहीं चाहिए, वार्निंग फिर भी चलेगा, एरर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर एरर है तो आपको एसईओ में रैंक करने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं और हम मूव करेंगे अपने यहाँ पर। चल इस पेज को बंद करो, ये डेमो पेज था अपना, और बिल्कुल नीचे आएंगे अपने पेज में, और यहाँ हम लोग बात करें इट इज़ ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स। तो हमने कहीं गुड और बैड के एग्जाम्पल बनाए थे, वो है क्या इसमें? शायद ऊपर मिलने चाहिए। हाँ चलो इसको कॉपी करते हैं और बिल्कुल नीचे आके यहाँ पर हम लोग इसको कॉल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि HTML5, और मुझे सिर्फ यहाँ से एक मेटा की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब डिलीट कर दो। तो इस गुड को मैं क्या बोलता हूँ? अलाउड, दिस इज अलाउड, ऑल्सो अलाउड। यहाँ पर हम लोग इसको स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं। तो जब मैंने W3C वैलिडेटर में चेक किया तो क्या कोई इस पर एरर या वार्निंग लिखा रहा था? नहीं ना। बट मुझे क्या कहता है, ट्रेलिंग स्लैश, यानी कि उसकी नीड नहीं है, देयर इज़ नो नीड, तो आप इसको हटा सकते हो। तो ये भी आपका वैलिड है और ये भी आपका वैलिड है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है या उससे बाई मिस्टेक लग जाता है तो ये आपकी रैंकिंग वगैरह में कहीं से कहीं तक अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, इस तरह से। If you expect XML or XHTML software to access your page, keep the closing slash तो अगर हम लोग इस तरह से लगाते हैं दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप इस तरह से लगाते हैं दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लैश। तो जब भी आप कोई लिंक लिखते हो ना, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में जाके बैक स्लैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना फॉरवर्ड स्लैश, बिकॉज VECAUSE, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड in XML and XHTML। अपनी ध्यान रखना लाइन, क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे ना, जिस दिन रिएक्ट होगी, तो रिएक्ट जो चलती है वो रिएक्ट JS हम लोग बोलते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो होती है प्रॉपर रिएक्ट JSX, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। तो रिएक्ट जब आप पढ़ रहे होगे, जब आप वहाँ पर कुछ भी HTML का टैग लिखोगे तो सारे टैग बंद होंगे वहाँ पर। जैसा आपने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इनपुट बंद नहीं होता ना, वहाँ होगा। HR टैग होगा वो भी बंद होगा, IMG टैग होगा वो भी बंद होगा, तो जितने भी टैग होंगे आपके सब बंद होंगे उसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट की, जो हमारा HTML में दिया होता है। देखो, अगर आज की डेट में अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं
HTML5, बट मैं ये सब चीज़ें निकाल देता हूँ इसके अंदर से। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो नॉर्मली HTML ऐसे ही होता है, बट मैंने आपको डॉक टाइप के साथ पढ़ाया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने डॉक टाइप वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, तो क्या ये मेरा सही है? तो अगर आप W3C वैलिडेटर पर अगेन आते हो तो ये आपको ना लैंग्वेज का एक एरर देना चाहिए। इसको चेक करते हैं। चेक तो नहीं किया मैंने, चेक कर लेते हैं। देखो एक एरर आया। एक तो इसने बोला कि डॉक टाइप मिसिंग है ना। दूसरा क्या बोलता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ये मिसिंग है आपका। लेकिन ये एरर नहीं बना, ये वार्निंग है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, कंसिडर एडिंग अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट टू द HTML स्टार्ट टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कि इस पेज की लैंग्वेज क्या है। यानी कि जो मैटर आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, चाइनीज़ में है, हंगरीन में है, किस में लैंग्वेज में है, ये बताना ज़रूरी है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ये लगा देते हो तो आप लोग कई बार क्या करते हो, अपनी फैसिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती हैं, तो आप लोग ट्रांसलेटर का एक टूल इंस्टॉल कर लेते हो, एड ऑन अपने ब्राउज़र में। अब वो ट्रांसलेटर डालने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जिस भी पेज को आप चलाते हो उसको हिंदी में कर देता है। तो अगर आपका लैंग्वेज आपका इंग्लिश लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, आपसे फोर्सफुली करवाएगा। फिर उस केस में ऑटो ट्रांसलेट नहीं होगा आपका पेज, ठीक है। ये इसका बेनिफिट आता है आपको। चलो और क्या बेनिफिट है ज़रा समझते हैं इसको। यहाँ आइए, तो समझ आया था। अगर ये लिखा है तो ये वाली HTML जो लिखी हुई है स्कूल के हिसाब से सही है। जो मैं चारू क्या हुआ? माइक ऑन हो गया ना अचानक से। ठीक है, तो ये वाला अगर हम लोग कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, जस्ट आप लर्निंग पर्पज से अगर आप काम कर रहे हो तो ये HTML ठीक है। लेकिन लाइव जाने के लिए ये कोड हमारा सही नहीं है। तो क्या दो कमियां निकली, एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो कि वार्निंग है, अवॉइडेबल चल जाएगा, बट डॉक टाइप इज़ मैंडेटरी। क्योंकि आज की डेट का जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र है वो ये समझता है जो HTML कोड है वो मेरा 5 है, किसके अंदर है ना। तो चलो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर पुराने टाइम का कोड उठा लेते हैं कोई, और फिर देखते हैं कि वैलिडेटर में क्या इंस्ट्रक्शन देता है। हमने यहाँ से इस कोड को लिया और इसको ले जाके हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें। आइए ऊपर पेस्ट कीजिए अपना कोड और चेक परफॉर्म कीजिए। तो क्या लिखा रहा है, वार्निंग, कंसिडर एडिंग अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट टू द HTML। पहला जो कि पहले नहीं चलता था, बाद में स्टार्ट हुआ। दूसरा एरर आया, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स मोड डॉक्यूमेंट टाइप एक्सपेक्टेड डॉक टाइप। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग डॉक टाइप अलग से बताते थे, ठीक है। आज की डेट में हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप यहाँ देखो कहीं पर लिखा होगा कंटेंट टाइप, ठीक है। अब इसकी नीड नहीं रह गई। ये देख रहे हो DTD X HTML 1.0। तो यानी कि अगर आपने इतना लिख दिया तो ये सब कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चलता था 2000 मैक्सिमम 14 तक चला, उसके बाद में प्रैक्टिस बंद हो गई। इसके बाद में फिर इसको यूज़ में नहीं लेके आए हम लोग। और क्या है, इन्फॉर्मेशन ट्रेलिंग स्लैश ऑन वॉइड एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट एंड इंटरेक्ट्स बैडली विद अनकोटेड एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़। तो ये आपका लाइन नंबर 4 है जहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसको लिए बोल रहे हैं, कह रहे इसको मत लगाओ, हटा दो, ठीक है। तो ये 3 एरर इसके अंदर निकल के आते हैं। अब आप समझ गए ना कि क्यों हमें पुराने तरीक़ों के छोड़ना पड़ेगा और नए की तरफ स्विच करने की ज़रूरत है। यानी कि ये इस कहानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसे हटाइए, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर XML को जो हम लोग लिखते थे इसको आपने इतना कर देना है। इस ट्रेलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको रखना है तो रखो, नहीं तो उसको नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ज़रा चेक परफॉर्म करके देखो, है ना। तो हमारा पहले के टाइम का कोड और अब का टाइम कोड देखा तो अब मिनिमलिस्टिक हो गया, यानी कि अब हमें कम लिखना पड़ता है, पहले में ज़्यादा लिखना पड़ता था चीज़ों को। चलिए, तो इसको हम लोग फिर से HTML5 करके यहाँ से सेव करके बंद कर देते हैं और नीचे आते हैं हम लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट को समझेंगे। कॉपी पेस्ट किया था क्या हमने? नहीं किया ना अभी। शुरू करिए यहाँ से।
add the language attribute. You should always include the language attribute inside the HTML tag. To declare the language of the web page, this is meant to assist search engine and ब्राउज़र्स। तो दोनों का काम हो रहा है। ब्राउज़र इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि ये पेज आपने किस लैंग्वेज में लिखा, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन से आप बच जाओगे। दूसरा, एसईओ आपके कंटेंट को बेटर वे में ऑप्टिमाइज करके अपने पास इंडेक्स कर पाएगा आपके पेज की इन्फॉर्मेशन को। सो आपने क्या करना है, बस यहाँ पर ये हटा देते हैं और इसको लिखेंगे हम लोग H3 एग्जाम्पल, और इसको यहाँ आना चाहिए और इस तरह से, और यहाँ पर पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। कितने लाइन का कोड बना है यहाँ से कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस वाले में आउटपुट तो कुछ सही नहीं, इसे हटा दो। चलिए, तो देखेंगे ट्राई HTML सिंटैक्स बॉडी। मैटर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पेज टाइटल, तो ये आपका लैंग्वेज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे मेटा डेटा की। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप VS कोड में कोई फाइल बनाओगे ना, तो मेटा डेटा यहाँ पर आता है ऑटोमेटिक, जिसमें आप देखो UTF-8 हमारा मेंशन है। इवन अगर आपने नोटिस किया, जब हम लोग नोटपैड पर काम कर रहे थे ना, तो जब आप फाइल सेव करो तो यहाँ भी क्या लिखा आता है, एनकोडिंग इज UTF-8, है ना। सो मेटा इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो SEO पॉइंट से यूज़ होते हैं, गूगल के पॉइंट से हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को आपके पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चले। दूसरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हो, तो जैसे अमेज़ोन का कोई प्रोडक्ट है, आपने देखा, समझा, कार्ट में ऐड किया, लेकिन परचेज़ नहीं किया। अब क्या देखते हो, एक दिन बाद या सेम डे बाय इवनिंग तक आपको, आप क्या देखोगे कि जहाँ भी आप जाओगे वो ऐड आपको दिख रहा होगा, ये उससे रिलेवेंट आपको चीज़ें दिख रही होगी। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, मेटा के अंदर ना पिक्सल ट्रैकिंग भी लगाते हैं, ठीक है। तो SEO का जितना भी काम होता है वो सारा कहाँ जाता है, हेड के अंदर, और सब मेटा से ही चल रहा होता है। तो जैसे मैंने शायद आपको दिखाया हो पहले भी, कि एग्जांपल के लिए अगर ये एक साइट है और अगर हम लोग यहाँ से Ctrl+U प्रेस करते हैं कोड में आने के लिए, सो यहाँ आप नोटिस कर पाओगे कि कितना मेटा लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ है ना, सब कुछ मेटा ही है यहाँ पर मेंशन। सो SEO के पॉइंट से अगर देखा जाए तो हमें मेटा इन्फॉर्मेशन मेंशन करने होते हैं, और इसको हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग फोटोशॉप की बात करें,
फोटोशॉप में देखा कभी मेटा डेटा? चेक किया कभी? नहीं। देखते हैं शायद इस वर्जन में दिखाता है कि नहीं। लेट्स ट्राई। चलिए, तो यहाँ देखते हो फाइल इंफॉर्मेशन हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एक ये दिखता है रॉ डेटा। दिस इज़ अ मेटा डेटा, दिखाई दे रहा है मेटा, META, ये पूरा मेटा डेटा चल रहा है इसका। अब ये मेटा डेटा में क्या होगा, फाइल मैंने कब बनाई, टाइम क्या था, ठीक है। तो जैसे अभी टाइम हो रहा है 16:17, ठीक है। तो ये 16:16 मैंने फ़ाइल बनाई। आपकी फ़ाइल की पूरी कुंडली आपकी फ़ाइल के साथ ही सेव हो जाती है। आप क्या क्या कर रहे हो उसके अंदर, हर एक चीज़, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल की इसके अंदर। अब एग्जांपल के लिए आपने कोई फ़ोटोग्राफ कैप्चर किया अपने सेलफ़ोन में, तो सेलफ़ोन में देखते हो दो तरह की फ़ोटो कैप्चर होती है। एक जो आप नॉर्मल बटन दबाया कैप्चर हो गया, एक आप जाते हो जैसे कुछ कस्टम सेटिंग्स, रॉ डेटा, हम लोग देखते कैमरा रॉ का नाम सुना होगा, तो वो आपका ऑन होकर हम लोग फ़ोटो कैप्चर करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपका कौन सा लेंस है, कौन सा फ़ोन था, कितनी दूरी से आपने फ़ोटो खींची, कितने mm का आपने लेंस का इस्तेमाल किया, कितना जूम था, फ्लैश यूज़ हुई कि नहीं हुई, आप कहाँ थे जब आपने फ़ोटो खींची, आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आपकी लोकेशन आ जाएगी, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब वो यहाँ तो दिखेगा ही दिखेगा, तो वो लेकिन डेटा कहाँ दिखाई देगा, कैमरा डेटा के अंदर। तो यहाँ देखोगे फ़ोन कौन सा था, मॉडल कौन सा था, ऑनर कौन है, लेंस कौन सा है, लेंथ कितनी है, एक्सपोजर कितना है, इमेज का साइज़, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, फ्लैश ऑन थी कि ऑफ थी, सब दिखेगा आपको उसमें। तो आपका कैमरा, आपका शॉट, दोनों में क्या सेटिंग्स यूज़ है सब पता चलेगा यहाँ पर। तो फोटोशॉप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकता है। अब यहाँ देखोगे आप SEO के वाले कीवर्ड आ गए यहाँ पर। तो जैसे कि मान लो कि आपने किसी की फ़ोटोग्राफ उठा ली कहीं से, उठा के आपने अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरों को कैसे पता चल जाता है कि भाई इसने मेरी फ़ोटो लगाई है, कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो हमें तो पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर सब लिखा होता है, जिस भी पर्सन की आपने प्रोफेशनल फ़ोटो उठाई होगी ना, तो डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर कौन है, डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, उसका कॉपीराइट, सब कुछ लिखा होगा, और आपको पता नहीं होता। आज तक शायद आपने कभी खोल के भी नहीं देखा होगा ये, है ना। तो यहाँ सब आता है। और जैसे GPS आपका ऑन था कि नहीं, तो GPS का ऑल्टीट्यूड, पोजीशन, इमेज डायरेक्शन, सब यहाँ लिखा है। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम लोग सेलफोन से फ़ोटो खींचे तो हम लोग फ़ोटो नहीं खींच रहे, तुम्हारे लिए वो फ़ोटो है। जिनको नहीं पता, जो जानकार है उनके लिए वो डेटा है, क्योंकि आपकी पूरी जन कुंडली उसमें सेव है कि आप कहाँ हो। 2 मिनट लगते हैं लोगों को ढूंढ के निकालने में, सब पता। हैकर्स कैसे अटैक करते हैं, ऐसे तो करते हैं। हम जो चीज़ें हम सामने देख रहे होते हैं चीज़ें के, वो चीज़ों के पीछे देख रहे होते हैं। दिस इज डिफरेंस, ठीक है। तो सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सेल फोन में जनरली हम सबकी एक हैबिट होती है कि हम लोग ना बैकअप ले रहे होते हैं फ़ोन का, ठीक है। ले लो बैकअप, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेटा जाएगा थोड़ी ना फ़ोन में से, वो तो हमेशा रहेगा। डेटा जो एक बार आपने डिजिटली प्रोसेस कर दिया वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा रहेगा, हमेशा शुक्रिया। आप अपने सेल फ़ोन के अंदर सारा डेटा डिलीट कर दो, एक डिलीट किया हुआ डेटा भी आप निकाल के वापस ला सकते हो। एक तो होता है रिकवरी करने का तरीका, मैं रिकवरी की बात ही नहीं कर रहा। रिकवरी सस्ते लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट लोग क्या करते हैं, थंबनेल वाले फोल्डर में जाते हैं, तुमने जो वीडियो डिलीट की होगी, जो फोटो डिलीट की होगी, सब मिल जाएगी वहाँ पर। तुम फ़ोन फॉर्मेट कर दो तब भी निकाल लूँगा मैं, सब मिलेगा उसके। तो फ़ोन में से डेटा कभी नहीं जाता। इसलिए डिजिटल इस दौर में हम लोग क्या कहते हैं, फ़ोन के अंदर कभी भी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत रखो। आज तो अपने मज़े मज़े के लिए रख लिया, लेकिन ज़िंदगी भर आपके लिए सज़ा बन जाएगा। क्योंकि आज आपके फ़ोन में जो है वो कभी मिट नहीं सकता, ये ध्यान रखना। या तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दो उसको। इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग सेल फ़ोन लेते हैं तो कभी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। कि भाई मान लो फ्लिपकार्ट ने तुम्हें ऑफ़र दिया कि भाई अपना फ़ोन एक्सचेंज करो, नया ले लो, वो कि पागल थोड़ी ना है, डेटा की तो वैल्यू। उन्होंने तुमसे फ़ोन लिया, भाई फ्लिपकार्ट तुम्हारा मिसयूज़ नहीं करेगा, जिसको वो देंगे आगे जाके
देखते हैं अमेजोन कई बार क्या होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो आ जाता है, भाई हमारे पास लॉट आया है, इसमें इतने सस्ते हम लोग फ़ोन निकाल रहे हैं। वो 5-6 हज़ार में फ़ोन लोगों से खरीदते हैं एक्सचेंज में और 10-10 हज़ार को बेच देते हैं उठा के। अब कई बार क्या होता है वो देखते हैं भाई फ़ोन किसका रहा है, ये तो पूरे कंप्यूटर में लगाएंगे, चेक करेंगे, अच्छा ये नाम है, फेमस बंदा है, यूट्यूब पे चेक करा, गूगल पे चेक किया, मिला, उसका सारा डेटा निकाल लिया उसमें से। अब ब्लैकमेलिंग अगेन स्टार्ट होता है, समझ आया? तो इसलिए अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ वही चीज़ रखो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, आलतू फालतू कभी कुछ नहीं होना चाहिए, और रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा वैसे घर में डमी बना के रख लो, अपने बच्चों को दिखाओ कि भाई ये होता था फ़ोन नो रिप्लेसमेंट, नहीं तो सब डेटा वापस आ जाता है। मैं नहीं करता अपना फ़ोन कभी, क्योंकि मुझे पता है ना लोग कहाँ तक जा सकते हैं। जब मैं अपनी 1 GB की पेन ड्राइव से 1 TB का डेटा निकाल सकता हूँ, तो फ़ोन में तो पता नहीं कितना GB स्टोरेज होता है। तो एक ना बहुत फेमस कंपनी है, उसका नाम है स्टेलर फिनिक्स। ये दुनिया में फेमस है डेटा निकालने के लिए। ये वहाँ से डेटा निकाल लाते हैं, जैसे मान लो तुमने हार्ड ड्राइव तोड़ दी, ये टूटी हार्ड ड्राइव से डेटा निकाल लेंगे। और ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर चुकी है। तो इनके ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा रिकवरी टूल्स आते हैं, जहाँ पर मान लो तुमसे गलती से हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई, तो तुमने USB को दोबारा से लगाया और डेटा अपना वापस ले लिया। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अनाड़ी होते हैं, हमें पता नहीं होता विंडो डालने का, हमारे कंप्यूटर COD पार्टीशन है, तुमने पूरा उड़ा दिया, अब क्या करोगे? तो वो डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। ये मतलब छोटा मोटा काम हो गया। इनका एक्सपर्टीज़ क्या है, टूट गई तब भी निकाल लेंगे, है ना। तो सोचो जो खराब में से निकाल पा रहे हैं, तो तुम्हारे सही में से तो पता नहीं क्या क्या निकाल दे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ही बंद कर देते हैं यहाँ से। सो हमने अभी समझा मेटा डेटा। तो एक टाइम था, एक वक्त था कि हम भी ये बात किया करते थे गूगल कैसे सर्च करते हैं। तो हम कहते थे गूगल हमारी वेबसाइट के मेटा के अंदर सर्च करता है कीवर्ड्स को, कि हमने कीवर्ड्स क्या लगाए। बट आज की डेट में मॉडर्न उसमें ऐसा नहीं होता। गूगल ने देखा कि भाई मेरे को हर एक वेबसाइट को जाके चेक करके रिजल्ट डालने में टाइम लगता है। क्या होता है ना, जब आप गूगल में कोई क्वेरी डालते हो, इस इंफॉर्मेशन को लाने में गूगल को कितना टाइम लगा, है ना। यानी कि 670 मिलीसेकंड्स में उसने इतनी पॉसिबिलिटीज ढूंढ निकाली डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, है ना। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? अब क्या इसने अरीना एनिमेशन में जाके सबके अंदर ढूंढा होगा? नहीं, इसके पास जब से अरीना का जिक्र चला टिल डेट तक का सारा डेटा है। कितने बार अरीना एनिमेशन का जिक्र हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उससे रिलेटेड वो सारे वेबसाइट्स ढूंढ निकालेगा, सारे सोशल मीडिया ढूंढ निकालेगा, सारे प्लेटफॉर्म ढूंढ निकालेगा। देखो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, लाइक ट्विटर, लाइक इंस्टाग्राम, कॉलेज देखो, शिक्षा, लिंक्डइन, फेसबुक, जस्ट डायल, है ना, आ रहे हैं ना अलग अलग। अब शिक्षा पर या जस्ट डायल पर एक अरीना ने तो रजिस्टर किया नहीं होगा भाई, ये क्या है, लिस्टिंग है ना। यानी कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को जाके इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, येलो पेजेस पर रजिस्टर करते हो। तो जैसे इस लोकेलिटी के अंदर अगर कोई ढूंढ रहा होगा, तो वहाँ पर जस्ट डायल का लिंक ऑटोमेटिकली हमारे उसका आ जाएगा उसके अंदर, है ना, कि कौन कौन प्रोवाइडर उसमें अवेलेबल है। सो सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब नीचे अगर हम लोग बिल्कुल एंड में आते हैं, तो यहाँ पर आपको दूसरा पेज भी हमें और दिखाई दे रहा है। तो 2 पेज में तो बात खत्म होगी, तो फिर इतने सारी चीज़ों का क्या मतलब है? यानी कि जितने हम लोग ये पेज देख रहे हैं ना, इन पेजेस के अंदर भी अरीना कई जगह लिखा गया होगा। और जैसे मान लो ट्विटर का जिक्र आया, तो ट्विटर पे ना जाने कितनी अरीना की पोस्ट डली होंगी, उनकी काउंटिंग आ रही है। इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनी पोस्ट डली होंगी, उनकी काउंटिंग आ रही है। यूट्यूब पे ना जाने कितनी पोस्ट डली हुई, उनकी भी काउंटिंग है इसके अंदर, समझ है ना। तो नीचे तो हमें उतने पेज नहीं दिखाई दे रहे, बट रिजल्ट हमें इतने मिल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि 2 पेज के अंदर इतने नंबर ऑफ रिजल्ट तो नहीं हुए ना। तो क्या है कि ये सब प्लेटफॉर्म्स जो हैं फिर अपने अलग अलग, इनके अंदर फिर बहुत सारे जिक्र हैं।
इनके, इसलिए नंबर ऑफ इतने रिजल्ट निकल के आते हैं। जैसे आप सर्च करोगे याहू, है ना, ये आपका सर्च हो गया, क्या कहता है 70 रिजल्ट्स 41 सेकेंड्स, वो सॉरी 41 मिली सेकेंड, 410 मिली सेकेंड में उसने 70 रिजल्ट निकाले। फिर याहू इतना छोटा थोड़ी ना कि अरीना इतना बड़ा हो गया और याहू इतना छोटा, याहू तो पहला दुनिया का सर्च इंजन है ना। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ लोग इसे भूल गए। आज कौन जिक्र करता है याहू का, कोई नहीं करता है ना। अगर हम लोग जैसे इंस्टाग्राम सर्च करें, यहाँ पर वेट करेंगे कितने रिजल्ट आए, 50। इंस्टाग्राम कहीं पोस्ट नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम में पोस्ट हो रहा है, समझ रहे ना। तो इसलिए बड़े ब्रांड के रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, छोटे के आपको रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए, है ना। जैसे हम फेसबुक में जाएंगे ढूंढने के लिए, लोग फेसबुक पर आके अपना रिजल्ट डाल, बारिश हो रही है क्या, ठीक है, ओनली 61। बात करें फ्लिपकार्ट, सॉरी फ्लिप हो गया, कार्ड भी लिखना है हमें। अब देखो भाई सब, ठीक है, कार्ड कर लेते हैं, थोड़े से रिजल्ट कम हो जाएंगे। ये देखो नंबर ऑफ रिजल्ट बढ़ गए ना, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई जितना ज़्यादा आप पोस्ट करोगे अलग, अब जैसे ये फ्लिपकार्ट कीवर्ड लाने के पीछे इतना रिजल्ट क्यों है। अब आज की डेट में जिस भी ब्रांड को आप विजिट करोगे तो क्या होता है कि जैसे वेक फिट, सो वेक फिट क्या है ना कि एक कंपनी है जो मैट्रेस बनाती है, लॉन्च डेट इन इंडिया अगर हम लोग इसका देखें तो ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी कंपनी। और ये एक पहली ऐसी कंपनी थी मैट्रेसेस के अंदर, जैसे आपने सुना होगा ना मैट्रेसेस में जैसे स्लीप वेल का बहुत नाम है, क्योंकि हम लोग टीवी कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं इसके, ठीक है। ये पहली कंपनी जिसने भाई साहब मैट्रेस का ना एकदम से एक नया तरीके से लॉन्च करना स्टार्ट किया अपने आप को। जैसे हम शॉप से जब मैट्रेस कलेक्ट करने जाते हैं, जब भी खरीदते हैं तो हमेशा वो मैट्रेस फॉर्म में ही मिलता है आपको। इनका जो मैट्रेस आता था वो रोल फॉर्म में आता था, मतलब वैक्यूम पैक, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आसान। यानी कि मान लो कि अगर मुझे इस रूम में अगर एक ओपन मैट्रेस रखना हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ में इसके ऊपर मैं लिमिटेड रख सकता हूँ, लेकिन जब वो रोल फॉर्म में हो गया, वैक्यूम सील्ड हो गया, तो यानी कि मेरे पास मैं 10 गुना ज़्यादा सामान रख सकता हूँ उसके अंदर, है ना। सो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का नया फेज दिखाया कि इसको मैट्रेस को ऐसे भी भेजा जा सकता है, इनके पास तगड़ी मशीनरी थी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे ना तो ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो जैसे मानसून चल रहा है तो मानसून का इन्होंने अपना दिखाया कि भाई सेल चल रही है, ठीक है। नीचे देखते हैं कहीं पर ये कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ से हम लोग ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। क्या है, जैसे अमेज़ॉन का इन्हें सेलर सेंट्रल का अवार्ड मिला हुआ है, फोर्ब्स से इन्हें अवार्ड मिला, शॉपएक्स से इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। और ऊपर चलते हैं, इनके स्टोर्स पहले सिर्फ डिजिटल में थे, अब ये इनके फिजिकल स्टोर भी अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर लिखा है जैसे 1 स्टोर इन गोवा, 1 स्टोर इन गाज़ियाबाद, 2 स्टोर्स इन फरीदाबाद, है ना, इस तरह की चीज़ें। सो आज की डेट में बिजनेस मॉडल क्या चल रहे हैं कि वो पहले अपने आप को डिजिटली लेके आते हैं, सक्सेस रेट दिखता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्राई अगर आप देखोगे काफ़ी पहले कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी, दो हज़ार 10, ठीक है, 2010 में ये कंपनी आती है। और आने के बाद में आज की डेट में अगर आप देखोगे अपनी लोकेलिटी में या किसी मॉल के अंदर आपको इनका स्टोर मिल जाएगा, जबकि इनकी वेबसाइट ये है। अब इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया अपनी वेबसाइट को लाने के बाद, इन्होंने यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट किए। जैसे बच्चों के अगर आप देखोगे ना अपैरल्स में, तो जैसे एक लिलीपुट बहुत अच्छा फेमस ब्रांड है दिल्ली एनसीआर के अंदर, चुनमुन बहुत फेमस ब्रांड है। इन्होंने एक ऐसी रेंज अपनी स्टार्ट की कि भाई यहाँ आओ, आप अपना ऑर्डर प्लेस करो और आपके लिए कस्टम मेड सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। या जैसे कि आज की डेट में हम लोग जिस डिजिटल एरा के अंदर है ना, तो क्या होता है कि हमें पता नहीं है बट समहाउ हम लोग यूवी रेडिएशन से अफेक्टेड है, ठीक है, हार्मफुल रेडिएशंस आपके इर्द गिर्द है। क्योंकि अगर हम लोग फ़ोन चला रहे हैं
तो फ़ोन के अंदर अगर आप 5G अगर एक्सेस कर पा रहे हैं, नॉर्मली दिखता नहीं है कैसे दिख रहा है, बट एक्चुअल में तो कुछ गामा रेज है ना, तो क्या होता है ना कि न्यूबॉर्न बेबी को गामा रेज बड़ा अफेक्ट करती है। जैसे आज की डेट में आप देखोगे ना, पहले के टाइम में जैसे अगर हाल फिलहाल में घर में कोई बच्चा हुआ हो, तो घर वाले क्या कहते हैं, हमारे टाइम में बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते थे, है ना। आजकल के बच्चे तो कुछ अलग ही होते हैं। वो बच्चे तेज़ नहीं है, वो डिफेक्टेड है, समझ रहे ना। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चा डिफेक्टेड पैदा हुआ है हमारा। अगर वो इरिटेटेड है तो बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाता है, उससे कुछ ले लो एकदम चिढ़ जाएगा, गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। भाई हमें अपना बचपन याद है, और हमने हमारे सामने जो है हमें वो भी याद है, और जब मैं अपने खुद के देखता हूँ तो दिखता है वो डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है, टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन की वजह से ही आज की डेट में लोगों में पेशेंस खत्म होता जा रहा है। अभी तो मैं पढ़ाते पढ़ाते एक न्यूज़ आई है कि अभी रजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में कोई बंदा खाने का ऑर्डर किया, उसका ऑर्डर से पहले किसी दूसरी टेबल पर ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसने उसको मार दिया वेटर को। लैक ऑफ पेशेंस, मतलब बंदे के अंदर वो नहीं है बिल्कुल भी। जैसे एग्जांपल एक और देखो, शायद तुम भी ऐसी गलतियां करते हो, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, रेड लाइट पर जब आप होते हो, तो आप सोचते पता नहीं मैं कितना जल्दी निकल के घर जाके पता नहीं कितना काम करूँगा आज, है ना, वेबसाइट बना डालूँ ये सब कर दूँगा। जल्दी किस बात की है भाई? क्यों भागना है जल्दी? वो 30 सेकंड में तुम क्या काटने वाले हो? तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी वहीं पर ही होते हैं। लेकिन हम जहाँ लिखते हैं ना कि 5 सेकंड 4 सेकंड रफ्तार और बढ़ती घटने की जगह, सब यही कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में अगर आप जाओगे और दिल्ली में अगर डिफरेंस देखें तो क्या है, चंडीगढ़ में अगर आपका ऑरेंज हो गया ना और आपकी गाड़ी उसमें चली गई तो चालान है। दिल्ली में गवर्नमेंट ने छूट दी हुई कि यहाँ पर चालान वो काटते हैं, अगर काटने पे आ रहे हैं तो सबके चालान इसलिए कटेंगे भाई सब अमीर हो जाएगी दिल्ली में, इतने चालान कटेंगे। और ऑरेंज सिग्नल में, येलो सिग्नल में घुसने का मतलब ये कि तुम्हारी पेनल्टी 10 गुना होती है, यानी कि 5,000 रुपये का चालान। अब आप सोचो कुछ 30 सेकंड के पीछे जब लोग भागम भागी कर रहे थे दिल्ली में, वो है सारी चीज़। तो चंडीगढ़ इसलिए बहुत, चंडीगढ़ हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, बड़ी डिसिप्लिन सिटी है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी पॉल्यूशन बहुत कम है वहाँ पर। क्यों? इस पीछे का रीज़न ये है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब रूल्स इस तरह के बन गए ना तो डिसिप्लिन अपना पा जाता है। यहाँ तो क्या है, गाड़ी में जा रहा है, आइसक्रीम खाई रहे, परिवार फेंक दिया, वो पीछे बाइक वाला उसको वो भी चिपक गया आगे, वो कह रहा भाई से देख के चला ले, क्या बोले उसको। तो इन्होंने क्या सिखाया भाई, आज की डेट में मेट्रो सिटीज़ के अंदर, है ना, जैसे क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज आता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या हुआ, हम लोग जॉइंट फैमिली में ना होकर अलग अलग सब, जैसे आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में जॉब करते हो, शादी हुई तो आप अपनी फैमिली लेके यहाँ पर सेटल हो गए, है ना। अब पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या डिफरेंस है कि पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी ना, तो एक बच्चे को कब हुआ कब वो बड़ा हुआ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि 10 हाथ है ना, थोड़ी देर उसने देखा, थोड़ी देर उसने देखा, बच्चा भी अच्छे से एडजस्टेबल हो जाते हैं ना सबके साथ में। सिटीज़ के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ले देखे घर के अंदर 2 ही बंदे, हो सकता है इत्तेफाक से दोनों ही वर्किंग हो, बच्चे को तुमने कहीं किसी और के उसमें पास हो गया डे केयर में, वो क्या सीखेगा बेचारा? क्या दुनिया दे रहे हैं आप उसको? उसका तो बचपन भी ख़त्म, उसका भविष्य भी ख़त्म। क्योंकि जब बच्चा 4 लोगों से मिलेगा नहीं तो वो क्या ही डेवलप होगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट की जो मेन स्टेज थी वहीं पर उसको अपने पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता उसका। सो अब यहाँ पर समझ नहीं आता लोगों की भाई कैसे हैंडल करें बच्चे के उस तरह के टेंट्रम को। तो देख रहे हो यहाँ पर कुछ उन्होंने कैटेगरी बनाई कि भाई तुम्हारा बच्चा अगर 0 से 6 महीने की रेंज में आता है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, 6 से 2 साल के बीच का बच्चा है तो क्या टिप्स हैं। देखो 0 से 6 महीने का ना सबको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि इंसान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा और सुअर का बच्चा जब तक छोटे होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं जब वो इस स्टेज से ऊपर की तरफ चलता है अब उसके ड्रामे चालू होते हैं। क्योंकि 6 महीने तक का तो बच्चा सोता ही रहता है ना, वो या तो बस खाना पीने के लिए जाएगा, फीड जो उसको चाहिए होता है, नहीं तो अपना सो रहा है आराम से। यहाँ से वैसा मेन गेम चालू होता है 4 साल तक की एज तक। बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तुम उसको जो इरिटेशन है उसमें आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उसको आप गुस्से से रिप्लाई करोगे तो वो ब्लैंक हार्ड ड्राइव है।
अब वो ये सीख रहा है आपसे कि भाई इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। अच्छा गुस्सा, ठीक है, वो बोलेगा नहीं, वो सीख रहा है, वो आगे चल के फिर वैसा ही बन जाएगा कि किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। जैसे देखो बच्चे के अंदर एक हैबिट है जिद्दी, ठीक है, अगर जिद पूरी कर दोगे उसको पता है ये चीज़ पूरी हो जाती है, अगर नहीं करोगे तो उसे पता है कि ये होगा ही नहीं, तो क्या करेगा, कुछ दिन करेगा, फिर नॉर्मल है भाई, कोई नहीं सुनता भी सुनिए ना। जैसे आज के दिन जैसे मॉल वॉल में जाओ ना, तो कुछ बच्चे होते हैं ना, मम्मी जैसे आती है उनके, वो कूट रही होती है जमीन में लिटा के पटापट, बच्चा जमीन में लेट के चालू हो रहा होता है, यही चाहिए, वो पिट रहा होता है। तो कायदे में रूल ये कहता है कि 9 साल तक की जो बच्चे की एज है, 6+ ईयर, 9 ईयर की एज तक बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट फेज। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लोगों को भी अगर 25 साल के अगर नहीं हुए अभी तक, तो आप खुद अभी डेवलप हो रहे हो, आपका ब्रेन भी फुली डेवलप नहीं है ना। सो 9 साल तक के बच्चे को ना तो कभी पढ़ने के लिए प्रेशर करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग एक ऐसे माहौल में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तेरे को 90% मार्क्स लेके आना है ना, तो यानी कि जहाँ उसका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, आप उसके ब्रेन को गलत ट्रेन कर रहे हो भाई, कंपटीशन। तुम अपना टाइम, स्कूल टाइम याद करो, क्या 10 साल तक की एज तक तुम्हें कुछ पता था या नहीं पता था, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि पहले इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता बच्चों को, ठीक है, खेलने में बच्चे का ज़्यादा फोकस होता था। और आज का बच्चा क्या है, रोबोटिक है, उसको तू स्विमिंग जा, तेरे इसको अगर 2 बजे तेरा स्कूल खत्म होता है तो 3 बजे स्विमिंग के लिए निकल जा, फिर शाम को 5 बजे तो गिटार भी सीख के आ, सब बना दो उसके अंदर, अभी पूरी प्रोग्रामिंग कर दो। हम देख रहे यार, हम तो कुछ थे ही नहीं, ये चल क्या रहा है भाई, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों यार, अपने आप को देखो, बीइंग अ पेरेंट, क्या तुम थे, नहीं थे ना, तब तुम अपने बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, उसका तुम बचपन किल कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। सोसाइटीज़ क्या, शो ऑफ, इसके पास एक्स्ट्रा, तो मैं इससे ऊपर लिखूंगा अल्कजार, दिस इज सोसाइटी सो कॉल्ड। सोसाइटी के चक्कर में इन लोगों के आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया हो रखा है। हम रहते सोसाइटी में रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का लोन है हमारे पास। ये कौन सी सोसाइटी है यार, जहाँ पर एक चीज़ को पैम्पर करने के लिए आपको 10 चीज़ें और लगानी पड़ती हैं ऊपर से। फिर कहते हैं यार हमारा पता नहीं अर्निंग अच्छी नहीं है, हमारा कुछ बच नहीं रहा, क्यों नहीं बच रहा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये दिखावा। भाई जितनी नीड होगी ना उतना अगर चलोगे तो तुम ना जाने कितना बचा लोगे। एग्जाम्पल, एक बहुत पहले की एक स्टोरी थी ना, उसमें एक बड़ी कमाल की बात कही गई। कमाल की बात क्या थी कि भाई कितना पैसा चाहिए जी, मुझे 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, तो ये पैसा जितना खा सकता है वो सारा तेरा, ठीक है, और साथ में पानी का गिलास दे दिया, ठीक है, अगर जितने खा लेगा ना पैसे उतने तेरे को हम कैश दे देंगे, अब खाओ भाई, तो उससे 1000 रुपये नहीं खाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपकी नीड बहुत कम है, लेकिन हम अपनी नीड को नेसेसरी बढ़ाते हैं, ठीक है। आप सुबह दोपहर शाम में मिलाकर टोटल कितना खाना खा लोगे, मेरे ख्याल से अगर घर का बना खाना खा रहे हो ना तो 200 रुपये का भी नहीं है। अब 200 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें पूरे महीने से, 6000 रुपये। अगर एक मरी से मरी भी जॉब होगा तो 15-20 हज़ार रुपये, है ना। लेकिन ड्रामा कहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी शादी स्टार्ट होगी जब, वहाँ से स्टार्ट होगा। बच्चे का एडमिशन बढ़िया स्कूल में कराना है, कराओ, बुरी बात नहीं, लेकिन दिखावे के लिए तुम उसकी 50,000 रुपये अगर महीने की फ़ीस भर रहे हो, तो भाई ऐसा कौन सा स्कूल है आज तक जो तुम्हारे बच्चे को 50,000 में सीधे पीएम बना देगा। पीएम तो चाय बेचने वाला ही बना। तो पॉइंट ये है, क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपके पास बैकअप अच्छा होना चाहिए। बैकअप अच्छा होगा तो पैसा कहाँ लगाना है, ये देखो मैं आपको आगे की सीख दे रहा हूँ। 12th तक बच्चे पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, 12th के बाद करो, क्योंकि आज हमें, आज के सिनेरियो में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक बच्चे का अगर करियर बनाना है तो स्कूल की पढ़ाई लिखाई फॉर्मेलिटी है। अगर आप वहाँ लगे हो कि भाई मैं इसको ये पढ़ा दूँ, वो भी करा दूँ, इसको इसमें टॉपर बना दूँ, वो किसी काम नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब तक बच्चा टीचर ना बनना चाहे। अगर आपका बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता है और ना ही आप उसको बनाना चाहते, तो बच्चे पे पैसा मत लगाओ, उसको मस्त गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाओ जहाँ पर सबसे कम फीस जाती है, सबसे बढ़िया तरीका है, बच्चे का कोई भी लॉस नहीं होगा। यार देखो मैं जहाँ से आता हूँ ना, मेरे स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, सच बताऊँ तो।
गर्मी है तो टीचर पेड़ के नीचे सर्दी है तो धूप खा रहे। हम बैठे हुए थे, सर आएंगे, गुरु जी आएंगे तो पढ़ाएंगे। गुरु जी कोई मतलब नहीं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो हमने उन्हें देखा, एनालाइज किया, तो उन्हें ये पता है महीने के एंड में मेरे खाते में इतने पैसे आ जाने, बात करता। अब ये पढ़े ना पढ़े, तो नीड किसकी है पढ़ने की, तुम्हारी कि उनकी, हमारी। तो भाई तुम्हें खुद सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। कोई आके तुम्हारे लिए भला नहीं करके जाएगा कि भाई उसको तुम्हारे लिए बड़ा कंसर्न है, कोई तुम्हें ऐसे कर जाएगा। तो हमारे उस केस में तो जब तक मैंने 12th किया भाई, मुझे किसी भी स्कूल में, बहुत सारे स्कूल चेंज किए इसी वजह से, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूज़ है टीचर नहीं पढ़ाता। क्योंकि अगर आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे। देखो आप हार्वर्ड से पढ़ के आ जाओ, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाओ, अब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं बना सकते। पर अगर तुम्हारा खुद का पढ़ने का मन है ना, तो तुम इतिहास रच सकते हो। अब मेरे स्कूल को अवार्ड मिलते थे मेरे बेसिस पर, मैं सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि मेरे को खुद से पढ़ने का कीड़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मैं, लोग जहाँ मई जून में खेलते थे ना, मैं वहाँ पर किताबें ख़त्म कर दिया करता, यानी कि पूरे साल का सिलेबस। तो मैं अपनी करंट क्लास से आगे का पढ़ रहा होता था हमेशा, मेरे को इतना इंटरेस्ट था पढ़ने का। तो कुछ इंटरेस्ट की बातें होती हैं, और खूब खेलते भी थे, क्रिकेट भी खूब खेला। लेकिन वर्क के साथ साथ आपको प्रायोरिटी खुद बनानी पड़ेगी, आपको करना है क्या है। आज की डेट के इस टफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको 8th क्लास में अपना गोल मार्क कर लेना चाहिए कि भाई आगे जाके करना क्या है। तो अगर 3 से 4 गोल होंगे, तो कौन से गोल को आप इजीली अचीव कर सकते हो, शॉर्ट गोल बनाने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल बनाने चाहिए। तो आज की डेट में ना एनालिटिकल चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, रादर देन कि बच्चा स्कूल भी जाए, ट्यूशन भी पढ़ाओ, स्विमिंग भी कराओ, उसको स्पोर्ट्स में भी डाल दो, सब चीज़ों में डाल दो। आप उसके साथ खिचड़ी कर रहे हो, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो एकदम विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, भले से उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे बाद में जाके, बट उन्होंने बहुत अमेजिंग बात की। वो अमेजिंग बात क्या थी कि एक पढ़ाकू बच्चे से अच्छा जो कम पढ़ने वाला वो ज़्यादा अच्छा, कम से कम वो दुनिया तो देख लेगा। जो खाली किताब में घुसा रहेगा उसे दुनिया के बारे में क्या पता चलेगा, कुछ नहीं, है ना। तो जो कम पढ़ता है, जो मीडियम पढ़ता है, वही बंदा जो है इतिहास रचता है। जो ज़्यादा पढ़ लेगा वो किसी न किसी के अंडर में होगा, और जो कम पढ़ेगा वो कहता है ऐसा अपना धंधा करेंगे, बिजनेस चाहे छोटा सही हो, अपना है, हम मालिक है। समझ गए ना, ये होता है फ़र्क, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसका दूसरा मतलब नहीं निकाल लेना। दूसरा मतलब इन द सेंस कि भाई पढ़ के हमें सीधे वही करेंगे अपना, नहीं। देखो अगर आज बिज़नेस को अच्छे से समझना है तो बिज़नेस की पढ़ाई है ना प्रॉपर, उसमें बिज़नेस करना कैसे है। देखो बिज़नेस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिज़नेस आज आपके पास बैकअप है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फेल हो जाता है। क्यों होते हैं? अगेन लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि किताबी ज्ञान तो है, लेकिन रियल टाइम में मार्केट में कैसे करना है वो उस चीज़ की नॉलेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में अपने कार की सर्विस करवा रहा था, तो एक बंदा आता गाड़ी की सर्विस कराने, तो देखता कि भाई साहब इसकी दुकान से लोग तमाम सामान खरीद के जा रहे हैं। तो उससे कहता है, मैं कहता भाई कितना बिजनेस कर लेता हूँ, तो वो कहता है कि नॉर्मली 1 से 1.5 लाख रुपये तो मिनिमम कहीं गए नहीं पर डे का। कहता है यार एक ऑटोमोबाइल की दुकान ही खोल देता हूँ, यहाँ पर सामान बेचूंगा। वो कहता है तुम्हारे जैसे दादा ने कितने आए कितने चले गए। उस मैकेनिक ने उसको ये बोल दिया, तो उसको ईगो पे लगे, कहता है क्या बात कर रहे थे। कहते भाई साहब तुम्हें पार्ट का नाम ही नहीं पता होगा, तुम तो खोजते रहोगे ना दुकान के अंदर बैठ के। कहता मैं बंदा रख लूँगा। कहता बंदा जो रख वो आपके लिए काम करे वो खुद नहीं कर लेगा, तो उसको इतनी नॉलेज होगी, वो तुम्हारे यहीं क्यों करेगा। वैलिड पॉइंट है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, तुम कहोगे जी भाई आज की डेट में बी फार्मा कर लेता हूँ, एक फार्मासिस्ट का मैं लाइसेंस ले लूँगा, मेडिकल स्टोर खोलूँगा, बहुत कमाई है। कि बंदा दुकान पर जाकर दवाई पर डिस्काउंट थोड़ी ना मांगता है, तो यानी कि अंदर कमाई है उसके अंदर। लेकिन क्या हर बंदा मेडिकल स्टोर खोल लेगा? जब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। देखो पॉइंट घूम फिर के वही आता है कि पढ़ाई और फोकस। देखो थोड़ा बहुत आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये वाला जो आपका चल रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा हाईली फोकस वाली चीज़ है, क्योंकि अब आपका स्कूल वाली नॉलेज नहीं है। अब कौन सी है? प्रैक्टिकल, यानी कि इसके बेसिस पर आपका करियर बनेगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अटेंशन की फोकस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने हमसे क्या छीना? आपकी आज़ादी। आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज़ाद नहीं है, हर बंदा बिजी है। कैसे?
गलती से फ़ोन खोला, इंस्टाग्राम चला, 1 घंटा 2 घंटा कहाँ गया नहीं पता, ठीक है। और तुम सीरियसली जब तुम 2 घंटे बाद फ़ोन को बैक कर दो ना, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हें कर क्या रहा था इतनी देर से। बस कंटेंट स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप, उसका कोई एंडिंग नहीं। और एक और चीज़, इंस्टाग्राम आज की में इतना फास्ट सीख रहा है आप लोगों से कि आप बस एक वीडियो या एक रील पूरा देख लो और उसके बाद में देखो दूसरी रील वही ना आए तो बात नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई बोले ना कि जी इसके साथ ये फ्री है, तो भाई इतना पागल तो कोई नहीं है। फ्री सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दे सकते हैं, उसके अलावा तुम्हारा भाई बहन भी तुम्हें फ्री नहीं देगा। एक माँ बाप तुम्हें फ्री दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देगा। दिस इज द रियलिटी। माँ बाप अपना बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करता है, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या तुम उसका कभी पे बैक करते हो? कुछ नहीं। मौका आएगा तब की सब बात है, अभी तक तो कुछ नहीं किया, है ना। अब अभी तुम कहोगे मम्मी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए, वो दे देंगे तुम्हें। जरा किसी और से मांग लेना, कोई दे दे तो। और भाई बहन भी तब तक ही कर सकते हैं जब तक वो भाई सब बैचलर है, तब तक घर एक होता है ना। घर अलग कब होता है? जिस दिन पहले दिन शादी होगी। नहीं, अब अलग सोचेंगे। अच्छा तुम सब खर्च करते होगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो एक बार अवॉइड करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार में आपको सोचना ही पड़ेगा, है ना। अल्टीमेटली लाइफ पार्टनर लाएगा, है ना। तो देखो, आदमी में और एक फीमेल में क्या फ़र्क होता है, इसका भी एक तुम्हें बताता हूँ उदाहरण। फीमेल के डीएनए में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन इनकोडेड होती है। वो ये चाहती है कि उसकी फैमिली को कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े, तो डे वन से वो उसी तरह से चीज़ों को लेके चलती है। आदमी के अंदर एक क्या होता है ना, प्रोडक्शन तो वो लेके चल रहा होता है, मतलब कि सब चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा, सारी चीज़ें वो कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन फीमेल आपको हमेशा जता जता के बताएगी। जो कि आदमी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल केयरलेस है, अगर उसका परिवार है। आप खुद सोचो कि आज आपके भाई के साथ कुछ हो जाए या आपकी फैमिली में आपको कुछ आपके बोल रहे, आपका खून खौल उठता है, ये क्या है? यानी कि हमारा थोड़ा सा स्लो चलता है, वी आर अ डीजल इंजन, हम तुरंत रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन जब होते तो हमारा कूल डाउन होना भारी पड़ जाता। फीमेल का जो मैकेनिज्म है, जो रिफ्लेक्शन होते हैं, वो इंस्टेंट होता है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और हमारा जब या तो उठेगा नहीं तो होगा तो ऐसा चलेगा, ऐसा 3 तब तक फिर उतने दिन कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं, मूड खराब अपने आप शांत होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि जो अगर आप देखोगे ना, जो शेरों की फैमिली होती है, तो आप देखोगे एक जो शेर होता है उसके उसमें ना 2 से 3 आपको वो मिलेंगी टाइगर्स, है ना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ही इज़ अ किंग। अब अगर आपने देखा हो तो शिकार जो करती हैं वो हमेशा शेर नहीं करती है, शेर कभी नहीं करता, बट शेर हमेशा बैकअप में होता है। शेरनी में ताकत नहीं होती, अग्रेशन होता है, तेज़ दौड़ सकती हैं। उसका काम क्या है, जहाँ उन्होंने एक बार अटैक किया और अगर किसी को गिरा लिया तो शेर फिर एक बार पकड़ लिया तो वो छोड़ता नहीं है, ये उसका नेचर, ठीक है। तो हमारे उसमें जो कहा गया वो यही है कि जो फीमेल्स होती है ना, वो शेरनी की तरह ही है, हर बात में, ठीक है। आदमी करेगा एक बार, आ रही अपना, ठीक है। तो इसमें इनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये पहले से चलती आ रही हैं चीज़, ठीक है। जैसे एक कहावत है ना, घर में कुत्ता पालो बिल्ली पालो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, कुत्ता तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, बिल्ली कहेगी सो जाए, बिल्ली को मतलब नहीं होता, ये रियलिटी है। लेकिन बिल्ली दूसरी पॉइंट में अगर देखो, हमारे यहाँ पर इंडिया में डॉग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूएस में कैट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है सिस्टम, अगर कैट्स के अगर आप उसको बिहेवियर को समझोगे ना, तो उसमें क्या है, कैट्स के सामने अगर मान लो कोई बच्चा रो रहा है, उसको काम डाउन कर देगी, तो उसकी एनर्जी अलग होती है। डॉग्स की एनर्जी अलग होती है, डॉग्स भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डॉग प्रोटेक्शन के फॉर्म में ज़्यादा होता है। कैट्स प्रोटेक्टिव, अपनी प्रोटेक्शन में सबसे पहले होंगी। तुम उसके तो कुछ भी फेंकोगे ना, तुम कभी उसका निशाना नहीं लगा सकते। कभी वो नहीं देख रहे, तुमने धोखे से मार दी तो बात अलग है, आई कांटेक्ट करके तुम कभी नहीं मार सकते उसको, क्योंकि भाई साहब
अगर उसके पास अगर गोली भी चलाओगे ना उससे बच जाएगी, इतना फास्ट होती है, इनका रिफ्लेक्शंस बड़े तगड़े होते हैं। यानी कि जब तक हम सोचेंगे ये हमारे जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, जैसा आपको करंट लगा तुरंत पीछे आते हो, वो उतनी देर में 10 बार पीछे आ सकती है, यही डिफरेंस है। तो पॉइंट एक ही है, जितना पढ़ो फोकस होके पढ़ो, ताकि वो चीज़ दोबारा शायद ही देखने की ज़रूरत पड़े और एक बार में चली जाए। पूरी रात किताब लेके पढ़ने की एक्टिंग करने से अच्छा 1 घंटा पढ़ो, वो तुम्हारा है। घर वाले यही कहते थे जब छोटे होते थे कि बेटा फोकस होके पढ़ो, तो क्या कहते थे, सुबह जल्दी उठो। अब जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ रहा तो उसको सुबह जल्दी उठाओ, ठीक है, रात को जल्दी सुला दो, वो 3 बजे से लेकर जितने भी पन्ने पढ़ लेगा ना, अगर उसमें से आ गया भूलेगा नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा है ना, क्योंकि हमारी करंट मेमोरी बड़ी शार्प होती है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाली ध्यान रखना, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते एंड मोमेंट में पढ़ के पास हो जाते हैं, वो कौन होते हैं, वो वही सारे बच्चे। और जो बहुत डिटेल में पढ़ा होता है ना वो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, वो टॉपर होता है क्लास में। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो तुरंत मत पढ़ो कभी, फिर आप रेगुलर पढ़ो। जब रेगुलर पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं, आराम से चादर तान के सुबह उठो, बस बिंदास पेपर देख के आ जाओ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा ना उसको फुर्सत ही नहीं होगी, क्योंकि उसका अगर पूरा पेपर आता होगा ना 3 घंटे इसके लिए कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी स्पीड, जैसे एक मूवी आई थी 12th फेल, वो रियल है, बिल्कुल रियल। कौन सा पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी स्पीड, वो कहता है कि अपने बारे में लिखो, तो कहते हैं ये तो बहुत आसान है, कहते हैं लिखो, वो कुछ नहीं लिख पाता अपने बारे में पता होने के बावजूद। यही होता है कि जब आप बहुत कुछ ज़्यादा जानते हो, आपको लगता है कि मैं ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ, ये लिख दूँ, लेकिन टाइम नहीं होता, तो आपको फिर उस कंडीशन में फोकस वाली चीज़ें लिखनी चाहिए, जो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आपके लिए। अब इसी का एक एग्जांपल देख लो ना, हमने HTML 7-8 क्लास में भी पढ़ा और हमसे ख़त्म भी नहीं हो रहा, है ना। लेकिन अगर इस तरह से एक एक चीज़ का अगर आपको पता होगा कि भाई इसको लगाने से क्या होगा, हटाने से क्या होगा, तो तुम्हारे तो सारे एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गए ना, तुम्हारे पास सीधे इम्प्लीमेंटेशन बचा, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा है, सारी फालतू कॉल आनी है अभी। एनीवेज, तो चलो लैंग्वेज का हम लोग टॉपिक ओवर करते हैं, हमारा लास्ट लाइन यही चल रहा है लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पर इसको अच्छा ये हमने बना दिया ना पूरा, हाँ ठीक है, हेलो क्वेश्चन कर लिया है ना। तो हमने एक SEO के पॉइंट से मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाया था अभी लीवास्तु का, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर सो मैनी मेटास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, जिसमें आप देखो ट्विटर का भी जिक्र है इसके अंदर, है ना। यहाँ से आपके OG ओपन ग्राफ वगैरह अवेलेबल हैं, यहाँ से मेटा में डिस्क्रिप्शंस हैं, रोबोट्स हैं, इसके अंदर बहुत कुछ इसके अंदर अवेलेबल है ना। चलो तो बात करते हैं इसका, वैसे तो 56 हो गए हैं, यहाँ आ जाइए। चलिए, तो कॉपी बनाया हम लोगों ने, नहीं बनाया, तो पहले कॉपी बनाइए। और यहाँ जाके HR लगाइए, उसको हम लोग नेम देंगे मेटा डेटा, टू इंश्योर प्रॉपर interpretation and correct search engine indexing both the language and the character encoding code tag %LT मेटा, और यहाँ पर एक करेक्टर सेट करके हमें मिलता है
इसको आपने कॉपी कर लेना है। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 एम्परसेंट GT greater than should be defined as early as possible in an HTML document। तो क्या है ना कि हर एक कंट्री का यूनिक कोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देख पाएँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसको दिखाने के लिए मुझे नोटपैड में जाना पड़ेगा शायद, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देख रहे हो इंसर्ट यूनिक कोड आपके अलग अलग हैं। LRM जैसे कि लेफ़्ट टू राइट मार्क, RLM राइट टू लेफ़्ट, ZWJ ज़ीरो विद जॉइनर, ठीक है, यहाँ से ज़ीरो विद नॉन जॉइनर, अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर। अगर हम लोग और पुराने में जाएं, शायद मैं अगर दिखा पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब चलता नहीं तो मुझे एज में जाना पड़ेगा शायद, देखते हैं अगर एज पर दिख जाता है तो, वैसे मुश्किल है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ना क्या होता है कि आपको हर एक कंट्री का ना राइट क्लिक पर ही सारा कोड दिख जाता है कि किसके लिए क्या चल रहा होता है, हमारे इसमें नहीं है। तो क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा होगा कि टू एंश्योर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड करेक्ट सर्च इंजन इंडेक्सिंग बोथ द लैंग्वेज एंड द करेक्टर एनकोडिंग, यानी कि मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सर्च इंजन हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि भाई आप किस कंट्री से ओरिजिनेटेड हो, कहाँ से आपने ये पेज बनाया। क्योंकि जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो चाइनीज़ पूरी दुनिया में चाइना में ही इस्तेमाल होती है ना। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश US का इस्तेमाल होता है। लंदन की अगर हम लोग बात, हमारे यहाँ इंग्लिश UK भी यूज़ होती है, बट US का सबसे ज़्यादा चलन है हमारे यहाँ पर, है ना। तो हर एक कंट्री का जो है जैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाए ग्लोबल उसमें स्टैंडर्ड में, तो US और UK सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ हैं जो बिल्कुल लिमिटेड हैं, जो पर्टिकुलर अपनी रीजन में अप्लाई होती हैं, वहीं पर काम करती हैं, उसके अलावा और वो कहीं यूज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो UTF-8 वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो वेबसाइट्स बनी है वो इसी एनकोडिंग के साथ है, और इसी एनकोडिंग की वजह से आपका जो HTML टैग है वो ब्राउज़र अच्छे से अंडरस्टैंड करके रेंडर करता है, ठीक है। तो नोटपैड में आपने देखा होगा हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें मिलता है। बट अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ मुझे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, देखा दे रहे UTF-8 की जगह पर आपको दिखाई देगा BOMBELE, यहाँ से ANSI। सो जैसे जैसे वक्त बदला आपकी एनकोडिंग्स चेंज हुई हैं, ठीक है। तो हम इस पर ध्यान देते नहीं है, नोटपैड पे काम करते हैं, हम तो सीधे फाइल का नेम डालते हैं और सेव करते चले जाते हैं ना। बट बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 में हमारा पेज का एनकोड रहता है। तो क्या होता है कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना तो आप वहाँ पर चूज़ करते हो, ठीक है, कि कंट्री इज़ इंडिया, इंग्लिश इज़ US। क्योंकि अगर आप US UK कीवर्ड भी अगर चूज़ करोगे तो आपका कीवर्ड भी बदल जाता है। जैसे हिंदी में जब हम लोग चूज़ करते हैं तो हमारा कीवर्ड अलग तरीके से वर्क करने लग जाता है ना, अलग किस बटन को प्रेस करने कुछ और आ रही होती हैं चीज़ें उस तरह से। सो एनकोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ताकि राइट लैंग्वेज में आपका कंटेंट लिस्ट हो। अब अगर आपका पेज इंग्लिश में है और जैसे अरेबियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर आपका पेज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके यहाँ तो वही पेज खुलेगा ना जो अरबी में लिखा होगा, है ना। अदरवाइज़ आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर राइट टू लेफ़्ट वाला चलता है सिस्टम, और उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में होगा। तो कुछ इस तरह के प्लगइन्स हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर का हमने जिक्र किया है, वो क्या करता है ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। मान लो आपकी वेबसाइट अगर इंग्लिश में है तो वो वहाँ से जाके फोर्सफुली उसको बदल के अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। बट ये दौर तब तक था जब तक हमारे पास HTML5 और CSS3 नहीं आया था,
तो पहले क्या होता था कि हम लोग वेबसाइट्स बनाते थे इंग्लिश में, लोग ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करते थे। आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लेट्स से आज तक, तो ये इसमें मैटर ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ये हिंदी में ही लिखा गया पूरा, समझ रहे ना। अगर आप कोई ऐसी गल्फ़ कंट्री की वेबसाइट देख रहे हैं जो आपकी बेसिकली अरेबिक में है, ठीक है, या किसी और डिफरेंट लैंग्वेज में है, सो वो कन्वर्टेड नहीं है, वो उस लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि हमें ये पता है जब गूगल इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता है तो बड़ी टिपिकल हिंदी में लिखता है वो, और हम उस टिपिकल हिंदी में ना तो बोलते हैं ना ही हम लोग लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा, बहुत ही खतरनाक वो शब्द लेकर आएगा वैसे निकाल के, आप खुद ही सोचो भाई हिंदी में भी क्या लिख दिया इसने, समझ नहीं आ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो ये सारा मैटर जो आप जितना भी यहाँ देख रहे हैं ये सब क्या है, हिंदी में राइट किया गया है प्रॉपर, तब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। लैंग्वेज क्या दिखाई देती है, HI, हिंदी है ना। अब ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये पेज पूरा हिंदी में लिखा गया है, तो करेक्ट तरीके से इसको इंडेक्स किया जाए। अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज होगी तो वहाँ पर डिफरेंट आपका लैंग्वेज मेंशन होगा इसके अंदर। चलो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, अगर इसका इस्तेमाल किया होगा तो हम बूटस्ट्रैप पर आते हैं, एग्जांपल्स में क्लिक करते हैं। सो जैसे शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया हो कि जनरली ऐड टू कार्ट जो होता है हमारा वो कुछ ऐसा होता है ना, बट हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ इस तरह से यूज़ होता है ना, इधर से उधर। तो यहाँ पर देखो ब्राउज़र ने पता लगा लिया लैंग्वेज कौन सा है, अरेबिक। कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, करना चाहते हो चूज़ करो, या कोई और लैंग्वेज चाहिए तो चूज़ कर लो। अरेबिक, डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट यहाँ पर इसमें लगा हुआ है इसके अंदर, तो तभी तो आपका राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हो एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई, DIR, है ना। वैसे तो लेटर वन चीज़ आएंगी, बट टॉपिक आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो समझ में आया ना कि आंख बंद करके इंग्लिश ही नहीं चलाना है, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में काम करोगे वही लैंग्वेज का अपने प्रीफिक्स लगा देना है उसके, ठीक है। और एक चीज़ चेक कर लेते हैं, शायद वो मैं दिखाना भूल गया आपको। ये देखो अपना करेक्टर सेट UTF-8 चल रहा है भाई, हम हिंदी में कंटेंट लिख रहे हैं, टैग तो हिंदी में नहीं लिख रहे ना, समझ आ रही बात। ठीक है, अगर ये बदल दिया तो आपके टैग्स ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लैंग्वेज चाहे जो मर्जी हो, लैंग्वेज का अपना रोल है, UTF का अपना रोल है, क्योंकि टैग चाहे आप तुर्की में लिखो या हंगरीन में लिखो, टैग तो मैटा ही लिखा जाएगा, टैग का नाम नहीं बदल जाएगा, है ना। कि भाई मैटा है तो हिंदी में मैटा नेम इक्वल टू ये लिखेंगे, नहीं, वो इंग्लिश ही रहेगा। दैट्स वाई UTF इज कन्फर्म है, वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इक्वल टू आपकी लैंग्वेजेस चेंज होती जाएगी।